हेलो दोस्तों। आज हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, स्कर्वी रोग होता है। बड़ा सिंपल प्रश्न है जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमें पता चले। पहला ऑप्शन है विटामिन सी से, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी की कमी से, तीसरा विटामिन सी की अधिकता से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम बड़ा सिंपल वे में इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं और जब ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो क्वेश्चन हम गलत कर बैठते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन कुपोषण के कारण होता है? कुपोषण क्या होता है? जब किसी पोषक तत्व की कमी, अनुपस्थिति अथवा अधिकता होती है तो उसकी वजह से कुछ रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं जिनको हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। तो इसमें पहला जो रोग दे रखा है वो है पेलिग्रा, जो कि विटामिन बी 3 की कमी से होने वाला है। दूसरा रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से। तीसरा ये जो है ये विटामिन बी 3 की कमी से होने वाला, जिसको हम नियासिन कहते हैं। और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। एनीमिया, जो कि भोजन में आयरन की कमी, Fe2+ की कमी होने पर होता है। और चौथा रोग जो है क्वासियोरकोर तथा मेरस्मस, ये दो ऐसे रोग हैं जो प्रोटीन कुपोषण के कारण होते हैं। यदि भोजन में प्रोटीन की कमी रहती है तो उसके कारण ये रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर वो ये है, मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? देखिए दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोल शब्द का मतलब होता है संकुचन होना, सिकुड़ना, जैसा कि हम देख रहे हैं संकुचन। और डायस्टोल का मतलब होता है शिथिलन, मतलब फैलना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसने पूछा है संकुचन और शिथिलन दाब। संकुचन और शिथिलन पूछा है तो आपका राइट आंसर जाएगा 120 से 80 mmHg। mmHg इसको मापने की इकाई है, तो ये 120 से 80 जाएगा। सिस्टोलिक जो होगा वो 120 और डायस्टोलिक जो होगा वो होगा 80। मिनिमम रेंज, ये एक रेंज है, इसमें हमारा सामान्य ब्लड प्रेशर जो है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? देखिए दोस्तों, जब भी वसा का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक महत्वपूर्ण एंजाइम आना चाहिए, और वो एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा के पाचन का कार्य करता है। अन्य जो एंजाइम दे रखे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और यह एंजाइम जो है यह प्रोटीन का पाचन करता है। ग्रहणी वाले भाग में, डिओडिनम वाले भाग में प्रोटीन का पाचन करने का कार्य जो है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये महत्वपूर्ण एंजाइम जो है ये काम करते हैं। अगला है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम का कार्य होता है
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना और उसमें भी विशेष रूप से स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च जो है उसको माल्टोज में बदलने का कार्य जो है वो एमाइलेज एंजाइम करता है। आगे यह माल्टोज नामक डाइसेकेराइड जो है मोनोसेकेराइड में बदलता है और जिसका नाम होता है ग्लूकोज। एक माल्टोज नामक शर्करा डाइसेकेराइड शर्करा जो है इसका निर्माण दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से होता है और इनको इनमें तोड़ने का कार्य जो है वो एक विशेष एंजाइम करता है जिसका नाम होता है माल्टेज एंजाइम। तो लाइपेज की बात होगी। अगला है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है इसके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है और वो गुण ये होता है कि यह बैक्टीरिया की बाह्य जो आवरण होता है उसको तोड़ने का कार्य करता है। तो हमारी लार के अंदर उपस्थित यह लाइसोजाइम एंजाइम मतलब हमारा जो बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसको हम कहते हैं उनके अंदर उनके द्वारा छोड़े जाने वाले स्राव जो होते हैं उनमें से अधिकांश स्राव के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। तो ये हमारे भोजन के साथ या अन्य पदार्थों के साथ उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम का होता है। तो ये था हमारा प्रश्न। इसमें राइट आंसर हमारा होगा लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। देखिए साथियों अनेक सारे जीव जो है वो सभी प्राणी जो है अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर एक्सक्रिएट करते हैं और वो भिन्न भिन्न स्वरूपों में करते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। इस संसार में जो प्राणी है वो उत्सर्जी पदार्थों की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार के हैं। पहले हैं अमोनियोटैलिक, दूसरे हैं यूरियोटैलिक और अगले जो है वो है यूरिकोटैलिक। ये है अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक वे प्राणी हैं जो अपने शरीर से डायरेक्ट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और ये सामान्यतः जलीय जीव होते हैं। यूरियोटैलिक वे प्राणी होते हैं जो अपने शरीर से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया का उत्सर्जन करने हेतु अति अल्प मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और ये काम जो है सामान्यतः स्तनधारी प्राणियों द्वारा किया जाता है। स्तनधारी प्राणियों द्वारा ये काम किया जाता है। नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक जो होते हैं वो प्राणी होते हैं जो अपने शरीर से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल और ये प्राणी जो है सामान्यतः पक्षी, एव्स और इसके साथ साथ सरीसृप भी जिनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, ये जो जीव होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर बात हो रही है मानव की, तो मानव एक प्रकार का स्तनधारी है और मानव के द्वारा जो शरीर से मुख्य रूप से जो पदार्थ उत्सर्जित किया जाता है वो होता है यूरिया। तो ये था हमारा प्रश्न। मानव का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है और मानव का यदि प्रश्न पूछा जाए कि मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है तो फिर वृक्क आएगा, किडनी, जिसको हम कहते हैं किडनी। इसके साथ साथ उत्सर्जन तंत्र से संबंधित एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर के अंदर जो किडनी में स्टोन बनता है जिसको हम पत्थरी कहते हैं, वो पत्थरी किस पदार्थ से बनती है? तो उसका नाम रहेगा कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट से ये पत्थरी बनती है। मानव नरजन हार्मोन कौन सा है? देखिए मानव शरीर के अंदर जनन तंत्र से संबंधित या उसमें जो प्राथमिक लैंगिक लक्षण द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके लिए उत्तरदायी
जो हॉर्मोन्स होते हैं वो नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर मानव नर जनन तंत्र से संबंधित पूछा है, तो नर जनन हार्मोन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस के द्वारा स्रावित होता है। वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। इसके अतिरिक्त मानव मादा की बात करें तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन दोनों हैं, जो कि ओवरी द्वारा अंडाशय के अंदर उपस्थित कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। तो ये मानव मादा के मुख्य जनन हार्मोन हो गए या लैंगिक हार्मोन हो गए। रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये ओवरी द्वारा स्रावित किया जाता है, और ये हार्मोन प्रसव क्रिया के दौरान स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा है, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। देखिए साथियों, यहाँ पर यदि मैं यकृत की बात करूँ, लीवर की, तो लीवर के अंदर मुख्य रूप से कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम कहते हैं कुफ्फर कोशिकाएं। कुफ्फर कोशिकाएं, और ये कुफ्फर कोशिकाएं जो होती है ये इनको महाभक्षणु कोशिकाएं कहते हैं, मैक्रोफेजेज सेल्स कहा जाता है, क्योंकि ये मरी हुई जो आरबीसी होती है या जीर्ण शीर्ण आरबीसी जो होती है उनका भक्षण करने का कार्य करती है। तो वो यकृत की कोशिकाएं कुफ्फर कोशिकाएं। आमाशय, यदि मैं आमाशय की बात करूं तो आमाशय के अंदर मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो दो प्रकार की कोशिकाएं, पहली तीन प्रकार ले लेते हैं, तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली जो कोशिकाएं होती है उनको हम बोलते हैं जाइमोजन कोशिकाएं, जाइमोजन कोशिकाएं, या इनका एक और नाम भी है, इनको हम पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, पेप्टिक सेल या जाइमोजन कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के द्वारा आमाशयी रस का स्रावन किया जाता है, जिसके अंदर पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन जैसे एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी जो कोशिकाएं होती है उनका नाम होता है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स। ये जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हमने पूछा है यह ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। तीसरी जो कोशिकाएं होती है उनका नाम होता है श्लेष्मा कोशिकाएं, है ना, म्यूकस सेल्स। इनके द्वारा म्यूकस का स्रावन किया जाता है, और यही वाली म्यूकस सेल्स जो है इनके द्वारा स्रावित म्यूकस आमाशय की आंतरिक भित्ति को इस HCl और अन्य जो पाचक एंजाइम है इनके प्रभाव से बचाती है। ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स है इनके द्वारा ही आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन किया जाता है, जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो है वो आमाशय से स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्न में से कौन सा एल्केलॉइड अफीम में नहीं पाया जाता है। अफीम में नहीं पाया जाता है ये पूछा है, अफीम में पाया जाता है वो नहीं पूछा, अफीम में नहीं पाया जाता है वो पूछा है। देखिए साथियों, अफीम के अंदर, अफीम एक प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है जिसका नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम नामक पौधे की फल से प्राप्त किया जाता है अफीम। अब ये जो अफीम होता है इसके अंदर बहुत सारे एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। एल्केलॉइड उस हानिकारक पदार्थ को कहते हैं जो किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित होता है और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वही एल्केलॉइड कहलाता है। तो अफीम के अंदर लगभग 32 प्रकार के हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जो है, महत्वपूर्ण एल्केलॉइड जो है वो है मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन इत्यादि। इनमें से मॉर्फिन तथा कोडीन जो है इनका उपयोग औषधियां बनाने हेतु किया जाता है, दवाइयां बनाने के लिए इनका उपयोग होता है। ये भी पूछा जाने लायक प्रश्न है औषधियों के
निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, मॉर्फिन तथा कोडीन का। तो इनमें क्या सवाल था हमारा कि निम्न में से कौन सा एल्केलॉइड अफीम में नहीं पाया जाता है? तो मॉर्फिन पाया जाता है, कोडीन पाया जाता है, तो ये तो दोनों हमारे इस सवाल का जवाब नहीं हुए। फिर बात आई इथेनॉल की। इथेनॉल जिसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल, C2H5OH इसका फॉर्मूला है। यह शराब में पाया जाता, मदिरा, मदिरा का मुख्य जो घटक होता है वो होता है एथेनॉल। तो ये हमारे अफीम में नहीं पाया जाता, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये भी बहुत, यदि ऐसा पूछा जाता कि निम्न में से कौन सा एल्केलॉइड अफीम में पाया जाता है, तो फिर इसका आंसर होता A+B बहुत, जबकि यहाँ पर था हमारा अफीम में नहीं पाया जाता है एथेनॉल। नेक्स्ट, तंबाकू के पादप का वानस्पतिक नाम। तंबाकू के पादप का पूछा है। तंबाकू एक पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम होता है निकोटियाना टोबेकम। पेपेवर सोमनीफेरम अभी बात हो ही गई थी, किसका नाम है? अफीम का। फिर हमने बात की एरेकिस हाइपोजिया, ये होता है मूंगफली का नाम, मूंगफली, एरेकिस हाइपोजिया। निकोटियाना टोबेकम नामक पौधे की पत्तियों से अफीम प्राप्त किया जाता है। ये पौधा जो है इसके अंदर एक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है निकोटीन। तो जिस प्रकार हमसे पूछा गया था कि